नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता में ऐसे लोग अचानक ही नहीं जुड़ते हैं जिन्हें पैसे कमाना है, बल्कि इस तरह के लोगों का एक धंधा होता है कि सत्ता किसी की भी रहे, वे आसानी से सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि पैसा किसे नहीं चाहिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जब डबल इंजन की सरकार आई, ऐसे लोगों ने न केवल अधिकारियों नेताओं पर डोरे डालना शुरू किया, बल्कि उस वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हो गए जिनमें खूब पैसा है, खूब मोटा माल है। और शायद यही वजह है कि सरकार यह बात समझ ही नहीं पाई कि जिसे वे भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहे हैं, दरअसल वे लोग एक माफिया हैं। तब छत्तीसगढ़ सरकार में डबल इंजन के बैठते ही वो खूनी खेल क्या शुरू हो चुका है, जिसने पूरे सूबे के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ सरकार को हिला दिया, बल्कि यह साबित भी कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कमाई वाले हर क्षेत्र में किस तरीके से माफिया राज हावी होता जा रहा है और वर्चस्व के लिए किस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग ही एक दूसरे की जान लेने पर आमदा है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ की नदियों में वर्चस्व को लेकर खून बहाया जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम बैकुंठपुर हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी को बताएंगे ही, साथ ही खोलेंगे कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जहां नदियां बहती हैं, रायपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा और बीजापुर तक एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखाकर बिना एनओसी के यह अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम उन सफेद पोश चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बैकुंठपुर वारदात की जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया है। कोरिया जिले के सोनहत तहसील के अंतर्गत आने वाली कटघोड़ी और नगोई गांव, यहां दो रसूखदार परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। दोनों ही परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी हैं। एक तरफ था ठाकुर परिवार तो दूसरी तरफ त्रिपाठी परिवार। वजह एक ही थी, नगोई रेत घाट का सरकारी ठेका और उस पर एकाधिकार का जंग। रात के करीब 10 बजे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और भाजपा नेता भरत सिंह अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर और स्कोडा में सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ट्रिपल ट्रक आती है और उनसे टकराती है। दरवाजा लॉक हो जाता है और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। जैसे तैसे कुछ लोग कार से तो निकल पाए, लेकिन बाकी लोग नहीं निकल पाए और वे जिंदा जल गए। उसमें भरत सिंह भी शामिल था, उनके भाई भी शामिल। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ कोरिया जिले की कहानी है? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ के हर उस जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रेत घाट पर एकाधिकार के लिए एक दूसरे के खिलाफ बाहें चढ़ा रहे हैं। नदियां माफियाओं के चंगुल में हैं। ऐसे में पिछले हफ्ते बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के पीपरखेड़ी में जो कुछ हुआ, उसे लेकर वहां के कांग्रेस नेता अंकित गौराहा ने खूब बवाल मचाया। पीड़ित किस तरीके से रेत माफियाओं का आतंक है, इस पीड़ित की जुबानी आप सुन लीजिए। क्या समझते हैं? भैया कछार का मैं रहने वाला हूँ। कछार कहाँ? ये सेंदरी कछार थाना कोनी का रहने वाला हूँ। कछार में नदी किनारे हम लोगों का लगभग 1.5-2 एकड़ जमीन है और वहाँ पर अवैध रेत उत्खनन के कारण रोज हमारा जमीन का हर साल कुछ न कुछ हिस्सा नदी में बह जा रहा है और नदी के किनारे जो है उसको पूरा खोद खोद के ले जा रहे हैं। तो उससे मिट्टी जो है नदी में हमेशा हमारा खेत का नुकसान हो रहा है, बह रहा है। और मना करने पर जान से मारने की धमकी, बेलचा से मारने की धमकी, वो ट्रैक्टर चलाने वाले लोग देते हैं। और उसमें अभी जो 26 मई को मेरा छोटा भाई सतपाल खांडे का
बेलचा से सर मार के उसका फोड़ दिए थे। तो उसका एफआईआर तो कोनी थाने में दर्ज है ना। तो उसमें लाला वर्मा और विक्की पटेल बेलचा से उसको मार दिया और उसके अन्य साथी जो लोग हैं तो दिए हैं। और उसमें भी थाना कोनी वाले साधारण धारा लगाकर अभी क्या कार्रवाई किए हैं अभी तो पता नहीं चला है। उसके बाद फिर से 2 जून को फिर वही लगातार दूसरा घटना रिपीट हुआ, फिर वही कहानी शुरू हुआ लगातार उन्हीं लोगों के द्वारा। फिर से उसमें हमारे ग्राम में अभी पता चला है कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है और वहाँ का कहते हैं भोला साहू और उसका असली नाम है रामचंद्र साहू, उनके द्वारा मिलकर मिली भगत करके रेत का अवैध उत्खनन लगातार कर रहे हैं। और हम लोग 2025 से 23 से लगातार इसमें जन दर्शन में दिए थे कलेक्टर के पास, हम मेरे बड़े भैया सावन खांडे के द्वारा दिया गया था। और जब हम मना किए तो हमारे निस्तारी रास्ता को मेन रोड को खोद के हम लोग को आने जाने में समस्या हुआ था। ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते थे कृषि कार्य के लिए। एसपी कार्यालय में दिए थे और हम लोग यहाँ खनिज विभाग में 3-4 बार लगातार दे चुका हूँ। थाना कोनी को लगातार अवगत करा चुका हूँ। इसके बाद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है और हम लोग पूरे परिवार को हमारे यहाँ कभी भी जान का खतरा हो सकता है। ऐसे में रायपुर और दुर्ग की जीवन रेखा माने जाने वाली महानदी और खारून के घाटों को देखिए। एनजीटी का साफ नियम है कि नदियों से रेत निकालने भारी चैन, माउंटेन मशीनों, पोकलेन और मोटर बोट का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। रात में खनन हो नहीं सकता। लेकिन रायपुर के सतपोखर घाट और आसपास के इलाकों में क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। 24 घंटे नदी के सीने को चीर कर रेत निकाली जा रही है। हालत यह हो गई कि एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, टीम बनाना पड़ा, लेकिन कार्रवाई अभी भी 0 सन्नाटा है। धमतरी जिले में तो कितनी खबरें आई, यहां तक कि अधिकारियों को धमकाने का वीडियो तक वायरल हुआ। यही हाल जांजगीर चांपा। हाल में हाई कोर्ट ने हथनेवरा गांव के एक बड़े रेत खदान का ठेका रद्द कर दिया क्योंकि सरकार ने बिना फाइनल डीएसआर और बिना स्टडी के टेंडर जारी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक पर्यावरण के नियमों के तहत सर्वे ना हो तब तक एक दाना रेत नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ठेकेदारों को कोर्ट का या कानून का कोई खौफ नहीं है। बेबाकी से, दमदारी से रातों रात उत्खनन हो रहे हैं। अब थोड़ा रुख करते हैं सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले का। सूरजपुर में कारकोटीजूर, सुहागपुर, उमेशपुर जैसे बड़ी रेत खदानों के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कागजों पर पर्यावरण मंजूरी ली जा चुकी है, लेकिन सच तो यह है कि हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी कई घाटों पर आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट मिलते ही बिना फाइनल ग्रीन सिग्नल और बिना सीमांकन के बैकडोर से मनमाने तरीके से रेत की माइनिंग हो रही है। अब जरा बस्तर के बीजापुर की तस्वीर देखिए। मीनगाछल नदी में अवैध रेत उत्खनन मनमाने तरीके से हो रहा है। सरकार की तरफ से मानसून में रेत उत्खनन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके बाद भी बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन हो रहा था। और जब आधी रात को विधायक विक्रम मंडावी पहुंचे, उन्होंने कलेक्टर से लेकर माइनिंग अधिकारियों को फोन घनघनाया, तब कहीं जाकर कार्रवाई की गई, मशीनें जब्त की गई। बैकुंठपुर के खूनी वारदात से पूरा छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो माइनिंग विभाग भी सक्रिय हो गया है और सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि एनजीटी की गाइडलाइन के तहत एनवायरमेंट विद क्लियरेंस हो तभी रेत का उत्खनन वैध माना जाएगा, नहीं तो सारे उत्खनन अवैध माने जाएंगे। और
इस घटना के बाद अब प्रदेश भर से धड़ाधड़ कार्रवाई की रिपोर्ट आने लगी है। जांजगीर चांपा में अवैध रूप से डंप किए गए 100 ट्रक रेत नदी में वापस डलवाए गए, तो दूसरे जिलों से भी खबर आ रही है, गाड़ियां पकड़ा रही। लेकिन सवाल तो ये है कि किसी नेता की हत्या होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? आम नागरिकों को जब प्रताड़ित किया जाता है, वह थाने पहुंचता है तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, थाने से भगा दिया जाता। तब छत्तीसगढ़ियों का हक, उनकी नदियां, उनके पर्यावरण संपदा पर किस तरीके से बाहर से आने वाले लोग लूट मचा कर रखे हैं, माफिया राज चला रहे हैं, वह कब बंद होगा? यह कब तक चलेगा? यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय जरूर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में रेत किस तरीके से ठेका होना चाहिए। हालांकि एक पूर्व विधायक ने तो कह ही दिया है कि जिस तरीके से शराब को सरकारी कर दिया गया है, रेत खदानों को भी सरकारी कर दे, यह भी सुन लीजिए। जो आज रेत के किल्लर, कृत्रिम किल्लर रेत का बना हुआ है ना छत्तीसगढ़ में, उस मांग को लेकर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के पास आया था, मुलाकात नहीं हुआ। मेरा ये मांग है कि आज हमारा महानदी में रेत इतना है पर भी हमको कम रेट में क्यों नहीं मिला। दूसरा यहाँ जो ठेकेदार है वो ज्यादा रेट में दे रहे हैं, यहाँ के रेत को बाहर भेज रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहा है, यूपी जा रहा है, एमपी जा रहा है, तो उसके तर्ज पे यहाँ छत्तीसगढ़ जो खारून नदी 10 किलोमीटर है उसको उसी रेट में रेत बेच रहे हैं, मजबूरी में लोग खरीद रहे हैं। तो हमारा ये कहना है भाई, हमारा महानदी हमारे पास में है, रेत हमारे पास में, लेकिन हम ज्यादा रेट में क्यों ले रहे हैं? तो रेट बढ़ने के कारण ये ठेकेदार है आपसी में बैठक करके रिंग बना के रेट बढ़ा देते हैं। तो हमारी सरकार से एक मांग ये है कि आप जिस ढंग से धान खरीदी करते हैं, दूसरा आप शराब पहले ठेका में बेचते थे, उनको आप राज्य सरकार के माध्यम से बेच रहे हैं, तो ऐसी रेत को भी बेचिए आप, ताकि हमारे किसान भाइयों को, गरीब परिवार को आसानी से कम रेट में खाद मिल जाए, वो आसानी से घर बना ले और अपना जीवन यापन करे। आज बस इतना ही, लेकिन हमारी नजर इस पूरे मामले पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।